एम्पियर सर्किट लॉ या सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ कह दो, सर्किट लॉ कह दो, एक ही बात है। इसका जो स्टेटमेंट है वो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। अब एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए जो लेंथ वेक्टर होता है, लेंथ वेक्टर छोटा सा है तो dl लिखोगे और अगर लार्ज है तो l से लिखोगे, ऊपर वेक्टर लगा दोगे। एक्चुअली जो ये वेक्टर है वो l पर लगा हुआ है, जैसे dl में किसके ऊपर लगा हुआ है, l पर। तो जो लेंथ वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन अलोंग करंट होती है, अलोंग फ्लोइंग करंट। लेकिन ये बाउंडेशन है हमारी बियो-सावर्ट्स लॉ में। अगर हम बियो-सावर्ट्स लॉ पढ़ रहे हैं तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही ली जाएगी जो करंट की होगी। जैसे सपोज कर लो ये कोई करंट वायर है और यहाँ पर हमने लेंथ वेक्टर लिया छोटा सा, तो इसकी डायरेक्शन वही है जो करंट की है। भाई करंट अभी यहाँ पर है, पहले यहाँ पे भी तो रही होगी, तो फ्लो कैसा रहा होगा, ऐसे। फिर यहाँ पे आपने करंट लेंथ वेक्टर लिया, डायरेक्शन वही जो करंट के साथ है। तो बियो-सावर्ट्स लॉ ने जब लेंथ वेक्टर को कंसीडर किया तो उनके वहाँ पर उनकी उस विज़न में लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन वही ली जाएगी जो फ्लोइंग करंट की है, ठीक। लेकिन लेंथ वेक्टर की जो डायरेक्शन है कभी कभी ऐसे भी ली जाती है, डायरेक्शन अलोंग ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। कभी कभी लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन ये ली जाती है। तो अलोंग द ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन लूप। जैसे मान लीजिए कोई लूप है, ये कोई लूप है, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो अब लेंथ वेक्टर तो इसमें भी काट सकते हो आप छोटा सा, तो आपने लेंथ वेक्टर कट कर लिया। ऑब्जर्वर का मन है कि ऑब्जर्वर ये इस लूप में ऐसे चक्कर लगा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक से जस्ट एंटी। तो अगर किसी लूप में करंट नहीं है और फिर भी आप लेंथ वेक्टर ले रहे हो, तो लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन ऑब्जर्वर के मूवमेंट पे डिपेंड करती है। भाई हमारा ये ऑब्जर्वर जो है एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है, तो यहाँ पर जो लेंथ वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इस लूप के जो लेंथ वेक्टर होंगे वो कैसे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई करंट लूप के अलोंग नहीं है, अब जैसे फिर से इसी को कोशिश करते हैं कि हूबहू इसकी नकल कर पाएं। ये लूप है, अब इसमें करंट फ्लो कर दी गई, तो अब हम बंद गए, अब बाउंडेशन आ गई। अब हमें लेंथ वेक्टर कैसे लेना पड़ेगा, अलोंग द करंट, ऐसे लेना पड़ेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या कहीं पर कोई करंट है, कोई करंट नहीं है। तो जब किसी लूप में कोई करंट नहीं है और हमको वहाँ पर लेंथ वेक्टर अगर लेना है, तो ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर चॉइस। अगर ऑब्जर्वर लूप में एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है या मूव कर रहा है या करने का मन बना रहा है, तो लेंथ वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में होंगे, और अदरवाइज कैसे होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। अगर ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज चलता है तो फिर क्लॉकवाइज होंगे। करंट हो गई तो फिर बियो-सावर्ट्स लॉ में चले जाना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ने से पहले एक तो तुम्हें लेंथ वेक्टर को सेलेक्ट करना आना चाहिए और उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी आनी चाहिए। ये तो पहला पॉइंट हुआ इसका। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास में कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, कोई भी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है आपके पास, ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर कैपिटल B इज अंडर डिस्कशन,
तो आपने कहा कि मेरे पास में एक पॉइंट ये है और यहाँ पे कैपिटल बी के बारे में डिस्कशन करना है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है। तो किसी ने कहा कि उसके पास में एक पॉइंट ये है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है। किसी ने कहा कि उनके पास में एक पॉइंट ए है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कशन करना है। तो जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कशन करते हैं, लूप को उस पॉइंट से टच होना चाहिए। ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर कैपिटल बी इज अंडर डिस्कशन, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डिस्कस करना है। तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर कैपिटल बी इज अंडर डिस्कशन शुड बी एट लूप। पिछली वाली क्लास में इस लूप का नाम क्या था? एम्पीरियन लूप। तो वो जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो लूप में होना चाहिए। जैसे देखिए, एक साथ मैं एक लूप बनाता हूं, लूप इरेगुलर सी ज्योमेट्री लेकिन क्लोज होनी चाहिए। जैसे क्लास के कुछ बच्चों ने डिसीजन लिया कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनानी है, पता करनी है, जिसका नाम ए है। कुछ लोगों ने कहा कि सर हम तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, और कुछ लोगों ने कहा कि हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे। और आप में से कुछ लोगों ने सोचा या पूछा कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कौन? तो हमें इससे मतलब नहीं है। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, हमें इससे मतलब नहीं है। कोई बना रहा होगा तभी तो तुम वहां पता लगाना चाहते हो, और नहीं होगी तो वहां क्या बन जाएगी? जीरो। तो अब 3 लोगों ने मुझे बताया कि P पर मैग्नेटिक फील्ड एक पता लगाएगा, किसी ने कहा कि नहीं वो Q पर पता लगाएगा, किसी ने कहा A पर पता लगाएगा। और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई एम्पीरियन लूप बनाने की। एम्पीरियन लूप एक क्लोज लेंथ होती है, आप टेढ़ी मेढ़ी बना सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही ये आइडिया होने लगेगा कि इस सिचुएशन पे एम्पीरियन लूप ऐसे बनाना चाहिए और इस सिचुएशन पे ऐसे बनाना चाहिए। फिलहाल मुझे लूप बनाना था, तो लीजिए मैंने एम्पीरियन लूप बनाया। ये एम्पीरियन लूप बनाया, ये खत्म कर दिया, हो गया एम्पीरियन लूप। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं वो एम्पीरियन लूप पर होने चाहिए। तो जो ये अजीब सा दिखने वाला मैंने एम्पीरियन लूप बनाया है, क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए उस लूप पर है? हाँ है। क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी भी उस लूप पर है? हाँ है। क्या ऑब्जर्वेशन पॉइंट क्यू उस लूप पर है? हाँ है। और जैसे जैसे हम अपना नॉलेज आगे बढ़ाएंगे तो हमको अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये पता चलने लगेगा कि हमें किस कंडीशन में एम्पीरियन लूप किस ज्योमेट्री का बनाना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ पर हमें एम्पीरियन लूप बनाना था, कोई बाउंडेशन तो थी नहीं, तो हमने अपने मन से जैसा मेरा मन हुआ मैंने बना दिया। अंदर की बात ये है कि एम्पीरियन लूप क्लोज होता है, ये बात याद रखना। तो एम्पीरियन का सर्किटल लॉ पढ़ने के लिए पहला पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरा पॉइंट पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए भाई? थर्ड पॉइंट ये है कि जो थ्रेडिंग करंट्स है, थ्रेडिंग करंट्स ऑलवेज पेनिट्रेट एम्पीरियन लूप। ये जो क्लोज लूप हम बनाते हैं उसको एम्पीरियन लूप कहा जाता है। थ्रेडिंग करंट्स क्या होती हैं? थ्रेडिंग करंट्स वो करंट्स होती हैं जो एम्पीरियन लूप को हमेशा पेनिट्रेट करेंगी। हो सकता है कि जैसे ये देखो, मैं एम्पीरियन लूप बना हुआ है, यहाँ पे मैंने क्रॉस लगाया, यहाँ लिखा 2 एम्पियर। तो क्या मतलब हो गया? 2 एम्पियर की करंट अंदर की ओर जा रही है। तो अगर अंदर की ओर जा रही है तो एम्पीरियन लूप को क्या कर रही है? पेनिट्रेट तो कर ही रही है। यहाँ मैंने डॉट लगाया और यहाँ लिख दिया 6 एम्पियर, तो यानी एक करंट 6 एम्पियर की एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट करते हुए बाहर आ रही है। जरा इसको देखो भाई, ये मैंने यहाँ डॉट लगाया, यहाँ लिख दिया x एम्पियर, यहाँ मैंने क्रॉस लगाया, यहाँ लिख दिया y एम्पियर।
तो ये भी थ्रेडिंग करंट्स है, ये TH है, TH फॉर थ्रेडिंग, ये भी थ्रेडिंग करंट्स है। तो जो करंट एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट करती हैं उनको थ्रेडिंग करंट्स कहा जाता है। एक करंट और भी लेते हैं, ये करंट है एक और ये 7 एम्पियर है, ये थ्रेडिंग करंट्स नहीं है क्योंकि इसने एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट नहीं किया है। तो तीसरा पॉइंट है थ्रेडिंग करंट्स ऑलवेज पेनिट्रेट एम्पीरियन लूप। थ्रेडिंग करंट्स हमेशा एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट करते हुए रहती हैं, आए या जाएं डजंट मैटर। ये था आपका तीसरा पॉइंट एम्पीरियन लूप को एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़ने के लिए। चौथा पॉइंट कि पॉजिटिव थ्रेडिंग करंट्स और नेगेटिव थ्रेडिंग करंट्स कैसे डिटेक्ट करोगे, आपको डिटेक्ट करना होगा। एग्जाम में तो ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि हाउ यू डिटेक्ट द पॉजिटिव थ्रेडिंग करंट्स एंड नेगेटिव थ्रेडिंग करंट्स। आ जाए तो यू आर कैपेबल टू डू दिस आफ्टर डिस्कशन। कि जैसे यहां पर थ्रेडिंग करंट 6 एम्पियर है और यहां पर थ्रेडिंग करंट्स 2 एम्पियर है, यहां की थ्रेडिंग करंट्स x एम्पियर है, यहां पर थ्रेडिंग करंट्स y एम्पियर है। हम प्लस किस में लगाएं और नेगेटिव किस में लगाएं? तो वही है 4th नंबर क्वेश्चन कि ये कैसे पता लगाते हैं कि जो थ्रेडिंग करंट्स हैं हमें उनमें प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। देखो आंसर क्या है। आंसर यार ये है कि डिसाइड मूवमेंट इन एम्पीरियन लूप। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि एम्पीरियन लूप में आप अपना मूवमेंट कैसा रखोगे। मूवमेंट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये फैसला कर लो पहले, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। पहले तो आप ये फैसला करो कि जो सामने एम्पीरियन लूप है आपका मूवमेंट कैसा होगा। आप उस लूप में जब चलोगे तो कैसे चलोगे, क्लॉक में चलोगे या एंटी क्लॉक में चलोगे, पहले डिसाइड कर लो। तो डिसाइड मूवमेंट इन एम्पीरियन लूप एंड कर्ल ऑल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along मूवमेंट। और सारी की सारी फिंगर्स को आप कर्ल करना शुरू करिए along द मूवमेंट। जैसे सपोज कर लो कि ये एम्पीरियन लूप है आपकी और आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे। डिसाइड हो गया कि हम इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे भाई, क्लॉक के साथ। तो जैसे तुमने कहा कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमने अपनी फिंगर्स को उसी के साथ मोड़ दिया, क्लॉक में ही मोड़ दिया। जैसे हमने इसको क्लॉक में मोड़ दिया तो अंगूठा कहाँ गया, अंदर। तो अब जो करंट अंगूठे के साथ है वो प्लस है और जो बाकी बच गई वो क्या है, माइनस। तो अंगूठे के साथ कौन है, y एम्पियर। y अंदर की तरफ कौन है, y है। तो y वाली क्या होगी, प्लस, और x वाली क्या होगी, माइनस। तो हाउ यू डिसाइड द पॉजिटिव वाली थ्रेडिंग करंट्स एंड नेगेटिव वाली थ्रेडिंग करंट्स, इसका डिस्कशन चल रहा है कि थ्रेडिंग करंट्स क्या होती है। पहले तो तुमने ये जान लिया, उसके बाद आप डिसाइड कैसे करते हो कि थ्रेडिंग करंट्स प्लस वाली कि माइनस वाली है। तो पहला पॉइंट, ड्यूरिंग कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, जब हम फिंगर्स की कर्लिंग करेंगे, ड्यूरिंग कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, थ्रेडिंग करंट्स along thumb वो होंगी पॉजिटिव वाली, और थ्रेडिंग करंट्स
अपोजिट टू थंब, अपोजिट टू थंब वो कैसी होंगी, निगेटिव वाली। अब जैसे यहाँ पे कुछ थ्रेडिंग करंट्स और लेते हैं, ये तो थ्रेडिंग ही नहीं, 7 एम्पियर छोड़ो उसको, थ्रेडिंग से मतलब रखो। जैसे एक करंट ये है 10 एम्पियर, एक करंट ये है 4 एम्पियर, एक करंट ये है I1 एम्पियर, एक करंट ये है I2 एम्पियर। तो मूवमेंट आपने डिसाइड कर लिया था कि हम तो क्लॉक में चलेंगे। जैसे ही तुमने मूवमेंट डिसाइड कर लिया कि हम तो लूप में क्लॉक में चलेंगे, तो यार ये I1 वाली करंट कैसी होगी, प्लस, क्योंकि अंगूठे के साथ होगी ना, थंब के साथ होगी। I2 वाली भी कैसी होगी, प्लस। Y वाली कैसी होगी, प्लस। 4 एम्पियर कैसी होगी, माइनस। 10 एम्पियर कैसी होगी, माइनस। और ये X एम्पियर कैसी होगी, माइनस। ये सारी प्रिपरेशन चल रही है कि एम्पियर सर्किटल लॉ की ट्यूनिंग में हम ट्यून्ड कैसे होंगे, क्योंकि हमें अपने सिलेबस में केवल इसका स्टेटमेंट पढ़ना है बस कि ये है एम्पियर सर्किटल लॉ, प्रूफ नहीं करना। लेकिन जब हम इसके एप्लीकेशन करेंगे तो फिर हमें एप्लीकेशंस के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ की वर्किंग मोड भी आनी चाहिए। तो वर्किंग मोड सिखाने के लिए पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि बियो-सावर्ट्स लॉ में तुम्हारे ऊपर बाउंडेशन थी कि करंट के साथ ही लेंथ वेक्टर को लेना है, लेकिन एम्पियर के लूप में जैसे तुम चलोगे लेंथ वेक्टर वैसा ही होगा, कोई बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि एम्पीरियल लूप में लूप पर कोई करंट नहीं होगी, लूप के अलाउंग कोई करंट नहीं होगी। तो पहला पॉइंट आपका कि हाउ यू डिसाइड द लेंथ वेक्टर इन फिजिक्स। 12th क्लास फिजिक्स में लेंथ वेक्टर डिसाइड कैसे करते हैं, केवल 2 तरीके से। एक बार बियो-सावर्ट्स लॉ जो किया जा चुका है, अब आगे की तैयारी चल रही है कि डायरेक्शन अलोंग ऑब्जर्वर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इन लूप। लूप में ऑब्जर्वर कैसे अपना मूवमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग लेंथ वेक्टर की डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। सेकंड नंबर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर का जो सर्किटल लॉ है उसमें केवल एक ही मोटो होगा, उस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो ऐसे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डिस्कशन करनी है, शुड बी एट द लूप। वो सारे के सारे पॉइंट लूप से क्या होना चाहिए, शुड बी एट द लूप, ना तो लूप के अंदर ना ही लूप से बाहर, शुड बी एट द लूप। तीसरा पॉइंट, थ्रेडिंग करंट्स ऑलवेज पेनिट्रेट द एम्पीरियन लूप। ऑल द करंट जो कि एम्पीरियन लूप को पेनिट्रेट करती हैं वो थ्रेडिंग करंट्स कहलाती हैं। और चौथा इन फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन है कि डायरेक्शन पॉजिटिव थ्रेडिंग करंट्स, डायरेक्शन नेगेटिव थ्रेडिंग करंट्स कैसे डिसाइड करोगे, तो आपको बताया सिखाया, ठीक। और उसके बाद में फिर आपसे ये कहा गया था 4 नंबर के बाद 5 नंबर कि अगर ऐसा इंटीग्रेशन बनाया जाए और साथ में ऐसे डीएल लिख दिया जाए, ऐसा इंटीग्रेशन बनाया जाए साथ में डीएल लिख दिया जाए, भाई ये वेक्टर अंदाज में है, बिना वेक्टर के है, तो इस इंटीग्रेशन को कैसे पढ़ा जाता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल। इसको पढ़ते हैं क्लोज लाइन इंटीग्रल, नॉट क्लोज इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल। आल्सो यू कैन से क्लोज लेंथ इंटीग्रल, ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं। और फिर लास्ट पॉइंट है आपका एम्पीरियन सर्किटल लॉ पढ़ने से पहले कि अगर ये साइन बना हो और यहाँ पर ये वेक्टर की फिजिकल क्वांटिटी हो और फिर ये साथ में डॉट लगा हो और फिर ये डीएल है, इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वीपी क्यों माने वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने एफ डॉट डी एल, तो समवन सेज कि डीएल तो जानते हैं, एफ क्या है यहाँ पर, मैंने कहा फोर्स है, इसको पढ़ा जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ फोर्स। डन, बोलो भाई। सिमिलरली क्या ये सही लिखा मैंने, ये देखो एम डॉट डी एल, हमने कहा एम मास है, होता ही नहीं है यार, क्योंकि डीएल के साथ में कौन किसको लाना है, वेक्टर, और मास आपका कैसा है, स्केलर। हाँ, जितने भी वेक्टर हैं उन सबको ला सकते हो, इतने सारे वेक्टर हैं। चलिए एक वेक्टर है टॉर्क, टॉर्क डॉट डीएल,
अब इसको क्या पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो अगर आप एम्पीरियन का सर्किटल ला, एम्पियर का सर्किट ला ट्यून्ड होना चाहते हैं तो ये 6 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। सब लिखाए जा चुके हैं, जो पॉइंट आपको नहीं लिखाए गए हैं ऐसा तो कोई पॉइंट मुझे लगता नहीं कि है। हाँ, आप कह सकते हो कि 4 नंबर पॉइंट है। अरे इतने बार आप इसको यूज करोगे, नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको यूज करोगे, अपने आप आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो सारे पॉइंट आपको जानने पड़ेंगे। ठीक, चलिए अब हेडिंग डालिए एम्पीरियन सर्किटल लॉ या सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पीरियन सर्किटल लॉ, ये हेडिंग है आपकी। तो इसको पढ़ने के लिए, इसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं वो करने के लिए हम ये 1 से लेकर के 6 तक के पॉइंट जो है यूज करेंगे। हेडिंग है आपकी एम्पीरियन या एम्पियर, जो चाहे वो लिख लें, सर्किटल या सर्किट, जैसा आपका मन हो, लॉ, एम्पीरियन सर्किटल लॉ। क्या है इस लॉ का स्टेटमेंट, लिखें, फॉर ए एम्पीरियन लूप, फॉर ए एम्पीरियन लूप लाइन इंटीग्रल, फॉर ए एम्पीरियन लूप लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर ए एम्पीरियन लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ब्रैकेट में कैपिटल बी, बिकम इक्वल टू के बाद बोर्ड पर देखें लिखा हुआ है म्यू नॉट टाइम्स, बिकम इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ total threading currents, become equal to mu naught times of total threading currents, become equal to mu naught times of total threading currents। जरा इस लॉ को पढ़ो और उसको मैथमेटिकल लुक देने की कोशिश करो। ये लॉ कह रहा है कि आपके पास एक एम्पीरियन लूप है, तो हमने कहा नहीं है तो बना लेंगे भाई, ये लीजिए बना लिया एम्पीरियन लूप, ये एम्पीरियन लूप है। इस एम्पीरियन लूप में थ्रेडिंग करंट्स हैं, तो हमने कहा कि चलो थ्रेडिंग करंट्स ले लेते हैं। एक करंट ये है, इसकी वैल्यू I1 है, एक करंट ये है, इसकी वैल्यू I2 है, एक करंट ये है, इसकी वैल्यू I3 है, एक करंट ये, इसकी वैल्यू I4, एक करंट ये, इसकी वैल्यू I5, एक करंट ये, इसकी वैल्यू I6। तो सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि फॉर द एम्पीरियन लूप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एम्पीरियन लूप होना चाहिए, हो गया। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कहीं ना कहीं तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर की जाएगी, वो जगह कहाँ होगी, एम्पीरियन लूप पर ही होगी। सपोज कर लो कि इस जगह पर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं बी, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किन लोगों की वजह से है, किन लोगों की वजह से है, I1 की वजह से है या I2 की वजह से है, या जितनी भी करंट्स आपको दिख रही हैं सबकी वजह से है। क्यों भाई, किसकी वजह से है, सबकी वजह से, ड्यू टू ऑल,
भाई ये तो एक जगह है, ये एक जगह है, इस पॉइंट की मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम है P, तो P वाले पॉइंट की I3 से डिस्टेंस है, I3 अपने हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड देगा, और P वाले पॉइंट की I2 से भी डिस्टेंस है तो I2 अपने हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड देगा। सिमिलरली I1 भी अपने हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड देगा, I4 भी अपने हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड देगा, I6 भी अपने हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड देगा, I5 भी अपने हिस्से की मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो जो एम्पीरियन लूप पर जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसके कारण है? ऑल द पॉसिबल सोर्सेस के कारण, ड्यू टू ऑल द पॉसिबल सोर्सेस। आप खुद ही बताओ क्या इस P पॉइंट पर ये वाला I6 करंट वाला जो है मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा? बिल्कुल देगा यार। तो ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है कि व्हेन वी डिस्कस द एम्पियर सर्किटल लॉ देन वी काउंट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किसकी वजह से होती है? माइंड में रखो अपने, ड्यू टू ऑल पॉसिबल प्रेजेंट सोर्सेज। अरे यार मैं बगल में जो है यहां पे एक बार मैग्नेट डाल देता हूं, ये लीजिए, तो क्या ये बार मैग्नेट यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो ये जो B है वो टोटल है, यानी जो B है आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये कहां पर है? एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। और वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हमेशा कहां पर रहेगा? एम्पीरियन लूप पर रहेगा। ये तो ट्रुथ है पहले से ही। तो कैपिटल B है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ऑब्जर्वेशन पॉइंट ड्यू टू ऑल पॉसिबल सोर्सेज, ड्यू टू ऑल पॉसिबल प्रेजेंट सोर्सेज। इसलिए ये मत सोचना कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड केवल थ्रेडिंग करंट्स की वजह से होगी। उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से होगी, सबकी वजह से, जो भी पॉसिबल सोर्सेज वहां पर होंगे। अब सपोज कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है टोटल वाली, उसकी जो डायरेक्शन है वो ये है, ये डायरेक्शन है भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब सामने एम्पीरियन लूप पड़ा हुआ है आपके, आप इस एम्पीरियन लूप पे कैसे चक्कर लगाओगे अपना सोच लो। तो चलो हमने कहा कि मैं तो इस एम्पीरियन लूप पे चक्कर लगाऊंगा एंटी क्लॉक वाला, तो मैंने तीर लगा दिया है। इस तीर का मतलब करंट नहीं है, इस तीर का मतलब है मूवमेंट। जो ऑब्जर्वर है उसने सोच लिया है कि वो इस एम्पीरियन लूप पर ऐसे चक्कर लगाएगा। तो भाई इस एम्पीरियन लूप में लेंथ एलिमेंट लीजिए, तो लेंथ एलिमेंट्स कहां पर लीजिए? जहां तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो लीजिए भैया ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, तो यहीं पर मैंने लेंथ एलिमेंट ले लिया dl, और हमें पता है कि जैसे हम मूवमेंट रखेंगे वैसे ही dl वेक्टर की डायरेक्शन होगी। क्लियर ये बात? तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल, तो लीजिए लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, ऐसे ही तो लिखोगे भाई B डॉट dl। बोलो इसका नाम क्या है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? अंदर की बातें क्या हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो जिस पॉइंट पर होगी एम्पीरियन लूप हमेशा वहीं से पास होगा, ठीक है ना? तो आप एम्पीरियन लूप को हमेशा उसी पॉइंट से पास कराओगे, या ऐसे बोलो कि वो पॉइंट हमेशा एम्पीरियन लूप पर होगा। और ये इज इक्वल टू होता है एम्पियर्स, आप कहते हैं म्यू नॉट इनटू टोटल थ्रेडिंग करंट्स। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, टोटल थ्रेडिंग करंट्स। तो जरा देखते हैं कि अब हमारी नजरें केवल थ्रेडिंग करंट्स को सोचेंगी, यानी I6 थ्रेडिंग नहीं है, छोड़ो, I5 भी थ्रेडिंग नहीं है, छोड़ो। चलो देखते हैं थ्रेडिंग करंट्स कौन कौन है, उनका साइन क्या है। जब मेरा मूवमेंट ऐसे ही है तो अंगूठे के साथ कौन आएगा? I2। तो I2 का साइन क्या होगा भाई? प्लस। थंब के साथ कौन जाएगा? I3। I3 का साइन कैसा होगा? प्लस। और थंब के साथ कौन जाएगा? I1। तो I1 का साइन भी कैसा होगा? प्लस। और कोई प्लस वाली थ्रेडिंग है? नहीं, सब आ गई। और ये I4 का साइन कैसा जाएगा? माइनस। तो उधर वो कहता है कि इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल थ्रेडिंग करंट्स,
और ये तो हमारी पुरानी आदत है कि जब जब हमने करंट का टोटल निकाला हमेशा कैसे निकाला, साइन के साथ। तो सारे के सारे प्लस वाले जरा देखो कौन कौन है, तो प्लस वाले हैं I1, प्लस वाले हैं I2, प्लस वाले हैं I3 और माइनस वाला कौन है भाई, I4। ये हो गया टोटल थ्रेडिंग करंट्स। नंबर ऑफ टाइम्स क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एम्पियर सर्किटल लॉ ये लिखा गया, ध्यान देना, एम्पियर सर्किटल लॉ लिखा गया B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल, ये I टोटल है। तो क्वेश्चन आता है कि एम्पियर के सर्किट लॉ में जो राइट हैंड साइड में जो I टोटल है, इस I टोटल में केवल किनको शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन सभी करंट्स को शामिल किया गया है, दूसरा ऑप्शन केवल थ्रेडिंग करंट्स को शामिल किया गया है। आप किस पे टिक लगाते हो? केवल थ्रेडिंग करंट्स को शामिल किया गया है। फिर क्वेश्चन आता है कि एम्पियर के सर्किटल लॉ में जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये किन लोगों की वजह से है? जवाब है ड्यू टू ऑल पॉसिबल सोर्सेज प्रेजेंट। अगर थ्रेडिंग करंट्स भी हैं वहां पर और जो करंट्स थ्रेडिंग नहीं है लेकिन बी में सबकी काउंटिंग आ चुकी है। क्लियर ये बात? तो जो एम्पियर सर्किटल लॉ आपने लिखा है और उसी के साथ जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है आप उसको क्लियर करो। एम्पियर का सर्किटल लॉ कहता है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रेशन म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल थ्रेडिंग करंट्स होता है। जब तुम ये स्टेटमेंट लिखोगे तो वहां थ्रेडिंग करंट्स आया, तो थ्रेडिंग करंट्स का मतलब पहले समझना पड़ेगा ना, समझ चुके हैं। जब थ्रेडिंग करंट्स का मतलब आप समझोगे तो एम्पीरियन लूप का मतलब समझना पड़ेगा, समझ चुके हैं। और जब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर निकाल रहे हो? हमेशा वो जगह कहां होगी? एम्पीरियन लूप। सपोर्टिंग डायग्राम बनाइए और सपोर्टिंग डायग्राम के बाद ये और फिर ये, और जब ये सारा डायग्राम बन जाए तो फाइनल में ये आ गया, फाइनल में ये देखिए एक अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हुआ। इन एम्पियर सर्किट लॉ, इन एम्पियर सर्किट लॉ लिखा मैंने ये B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इन LHS कैपिटल B इज ड्यू टू, पहला ऑप्शन ओनली थ्रेडिंग करेंट्स, कैपिटल बी केवल और केवल उनकी वजह से जो थ्रेडिंग करेंट्स है। दूसरा ऑप्शन कैपिटल बी इज ड्यू टू ऑल गिवन करेंट्स, ऑल गिवन करेंट्स। तीसरे ऑप्शन की कोई रिक्वायरमेंट अभी है नहीं, लिख नहीं रहे, ये सही है कि उस जगह पर जो कैपिटल बी है, उस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जितने भी लोग प्रेजेंट हैं और डेवलप कर सकते हैं उन सबके लिए काउंटिंग है। यानी जो एम्पीरियन के लूप से बाहर वाली करंट है उनका भी यहां रोल है बी के मामले में, और जो थ्रेडिंग करंट्स है उनका भी रोल है। ठीक, और अभी एक क्वेश्चन और बना दें कि राइट हैंड साइड में जो आई टोटल है वो किसका है भाई? तो इन प्रीवियस क्वेश्चन, इन प्रीवियस प्रॉब्लम इन RHS I total is, I total is, पहला ऑप्शन I total is ड्यू टू ऑल करंट्स, ऑल गिवन करंट, जितनी भी करंट्स हैं वहां पे सभी को लेना होता है I टोटल में। और दूसरा ऑप्शन है I टोटल इज ड्यू टू ऑल थ्रेडिंग करंट्स। अब इस वाली प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा? केवल और केवल आपको I टोटल में क्या लेना होता है? थ्रेडिंग करंट्स। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चन साथ में कर लीजिए। थ्योरी का क्वेश्चन आया तो लिख करके आंसर बताएंगे, ऑब्जेक्टिव आया तो टिक लगाएंगे। तो शुरू करते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ ACL।
सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सबसे पहले उसको करते हैं। कैपिटल बी निकालेंगे, ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। कैपिटल बी निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से, जबकि वायर जो है इनफाइनाइट लेंथ का है और स्ट्रेट है। हटाएं इसको, दोनों क्वेश्चन भी हटा दें। अब चलिए देखिएगा भाई, ये स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लेंथ का है, अप टू इनफाइनाइट। कितनी करंट कैरी करता है? आई करंट कैरी करता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो एम्पियर का सर्किट लॉ कहता भी है कि पहले डिसाइड करो कहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। आपने डिसाइड कर लिया कि यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, और ये जो जगह है वो स्ट्रेट वायर से आर डिस्टेंस पर है। तो जो एम्पीरियन लूप होगा उस एम्पीरियन लूप पे इसको होना चाहिए, इस जगह को। भाई अगर इस जगह को मैं P नाम देता हूं तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कहां होना चाहिए? एम्पीरियन लूप पर होना चाहिए। तो हमारे एक्सपर्ट्स ने एम्पीरियन लूप बनाया, तो उसने कहा कि अगर तुम यहां पर एम्पीरियन लूप सर्कल जैसा बनाओ। अभी हम अपने आप से और आपसे दोनों लोगों से इस क्वेश्चन को भी रखेंगे कि अगर हम टेढ़ा मेढ़ा लूप बनाएं तो क्या समस्या आ जाएगी। फिलहाल उनकी बात मानते हैं। एक्सपर्ट्स ने कहा कि स्ट्रेट वायर के केस में आपको जिस जगह पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, आपका एम्पीरियन लूप वहां से जाना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, जितनी डिस्टेंस पर वो है उतनी ही डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए एम्पीरियन लूप बनाओ। कैसा? सर्कल जैसा। तो सर्कल जैसा ये एम्पीरियन लूप बन गया, सर्कुलर एम्पीरियन लूप, एम्पियर लूप। अगर हम उस एक्सपर्ट की बात ना माने, चलो थोड़ा देखते हैं कहां समस्या आ जाएगी। भाई यहां पे आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, तुमने कहा कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, एक्सपर्ट जो कह रहा है। आपने अपना एम्पीरियन लूप बनाया और ये एम्पीरियन लूप आपने बना लिया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। अभी आगे चलो और जो कैलकुलेशन के पॉइंट आएंगे वो तुम्हें पास करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं भाई। अब इस जगह पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? केवल एक ही वायर तो है, एक ही करंट वायर तो है, उसके अलावा कोई अगल बगल तो और है नहीं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड देगा वो केवल ये वाला वायर देगा। क्या डायरेक्शन होगी देखते हैं। तो थंब जो हो गया करंट के साथ, सारी फिंगर्स ऑब्जर्वेशन पॉइंट की तरफ, तो फिंगर्स की कर्लिंग करेंगे। जैसे ही आप फिंगर्स की कर्लिंग करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बोलो भाई। अब वहीं पर उसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर क्या लेना है? लेंथ एल वेक्टर भी लेना है, डीएल वाला। तो हमने यहां पे डीएल वेक्टर ले लिया, डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर मेरे ऊपर डिपेंड करेगा, हमारी सोच पर डिपेंड करेगा। हम यहां पर अपना मूवमेंट, ये एरो लगाते हैं तो डरते हुए इसको, कहीं तुम इसको करंट ना समझ बैठो, इसलिए यहां लिख देते हैं मूवमेंट, कि हम इस लूप में इसी तरह से चल रहे हैं। और इसलिए जो आपका लेंथ एलिमेंट वेक्टर है उसकी डायरेक्शन कैसी दिख रही है? उसी मूवमेंट के अलोंग दिख रही है, कोई बाउंडेशन नहीं है, आप उल्टा भी चल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलिए खैर, मूवमेंट हमारा डिसाइड हो गया। अब जब मूवमेंट डिसाइड हो गया तो एम्पियर का सर्किटल लॉ लगाया। जो लोग इसको पसंद कर रहे होंगे वो इसके साथ वर्किंग कर रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो वही हो जाएगी, और डीएल वेक्टर ये, ठीक है। वही सेम प्रोसेस यहां पर भी, उन्होंने भी एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, हमने भी यूज किया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या? म्यू नॉट आई। मुझे पता है कि ये आई क्या है? टोटल थ्रेडिंग करंट्स।
ठीक, अब और आगे गए, इंटीग्रेशन को, डॉट प्रोडक्ट को थोड़ा सा ओपन किया, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी एल कॉस थीटा, यहां पे म्यू नॉट आई, आई टोटल। अब जो सोच हमारी रही है मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी एल मॉड ऑफ डी एल, यहां पे कॉस थीटा कितना है 0 डिग्री। भाई देखो डीएल वेक्टर जैसा वैसा ही तो बी वेक्टर है। हाँ, दो ही बातें हो सकती थी, बी वेक्टर तो वैसा ही रहने वाला था और डीएल वेक्टर तुम क्या ले सकते थे, उल्टा ले सकते थे, मोमेंट उल्टा करके। तो यानी यहां पर दो बातें हो सकती थी, या तो थीटा की वैल्यू 0 आती या फिर थीटा की वैल्यू 180 आती। अब आगे ध्यान देना, 0 लिया है मैंने तो म्यू नॉट, जरा देखो हमारी थ्रेडिंग करंट का साइन कैसा है। हम लोग मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं तो अंगूठे के साथ ये आई जा रहा है, तो कैसा है भाई, आई प्लस वाला है। सोचो कि जो लोग इसको उल्टा मूव करते तो उनके लिए जब उल्टा मूव करते तो आई कैसा होता, नेगेटिव। तो यहां पे 180 अवेलेबल होता है ना, और कॉस 180 का नेगेटिव यहां के नेगेटिव को क्या कर देता, खत्म कर देता। ठीक, तो कोई यानी कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। और आगे मूव करते हैं, ये आया बी, इंटीग्रेशन क्लोज वाला डीएल कॉस 0 1 हो गया म्यू नॉट आई। अब आप ध्यान से लॉजिकल वे में बात करते हैं। हमने कहा कि मेरी ये पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, और अगर पोजीशन फिक्स है और करंट भी फिक्स है तो जो बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। हाँ या ना भाई, आई हम बदलेंगे नहीं और पोजीशन हम बदलेंगे नहीं, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन के अंदर उसको रहने का कोई राइट नहीं है, बाहर कर दो। और ये साथ में डीएल और ये म्यू नॉट आई। अब ये आया बी। अब देखो जो लोग इसको लेके चलेंगे वो कहां फंसने वाले हैं, अकेले डीएल का मतलब क्या है, छोटी सी लेंथ, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है, पूरी लेंथ। तो यहां मुझे पता है कि जो मैंने लूप बनाया है कैसा बनाया है, सर्कल जैसा, जिसका कि रेडियस क्या है आर, तो पूरी लेंथ क्या होगी 2 पाई आर। लेकिन यहां पर लूप की लेंथ निकाल पाओगे, नहीं निकालने, मतलब अभी निकल नहीं पाएगा, कोई फार्मूले से तो निकल नहीं पाएगा। तो यहां पर इस वाली सोच ने लूप की लेंथ निकालने में तुमको फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया, और इस वाली सोच ने आखिरी में जो लूप की लेंथ की जरूरत पड़ी तो तुमको बहुत आसानी से निकाल दिया। एंड दैट इज वाई तुमने कहा कि एक्सपर्ट की बात मानने में हमारा फायदा है, और धीरे धीरे तुमको ये दिमाग में सेट हो गया कि अगर स्ट्रेट वायर होगा और किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होगा तो एम्पीरियन लूप कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा। सर्कुलर बनाने से नतीजे आपके फेवर में जल्दी आएंगे। ऐसा नहीं कि तुम ये सोचो कि यहां से नहीं निकलेगा, निकलेगा, लेकिन इस टेढ़े मेढ़े शेप की लेंथ क्या होगी, कोई फार्मूला तुम्हारे पास है नहीं। अब जब फार्मूला नहीं है तो लेंथ निकालने के लिए कुछ अदर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, अदर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। वो सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद आंसर यहां से भी वही आएगा, लेकिन देखो लंबा हो गया, लेंथी हो गया। तो इसलिए एक्सपर्ट ने जो सजेशन दिया उसको मान लिया, और रिजल्ट आया यहां पर म्यू नॉट आई। ये आया बी इज इक्वल टू म्यू नॉट के साथ 2 पाई और आई के साथ आर। लेकिन म्यू नॉट बाई 4 पाई अपनी प्रैक्टिस में है, तो नीचे 2 एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई किया और ऊपर 2 एक्स्ट्रा में इंट्रोड्यूस किया। देखिए ये वही आंसर आ गया जो कि किसी समय पर, किसी टाइम पर हम लोगों ने बीओ सावर्स लॉ से निकाला था। नोट करिए। ये तो दिखाई दे रहा है इस पूरे एपिसोड में कि जो बी है और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसका रिलेशन कैसा है, इनवर्स का। तो बी और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हाइपरबोला। क्योंकि ये तो बेसिक है ना कि y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का और डिस्टेंस r का ग्राफ कैसा होगा, हाइपरबोलिक। कैपिटल B का पता लगाते हैं ड्यू टू सॉलिनॉइड। तो सॉलिनॉइड की एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है
उसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो आइडियल वे में डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिनॉइड का डायग्राम डेरिवेशन करने जा रहे हो तो 99.999% एक्यूरेट होना चाहिए। कोशिश करते हैं हम भी। तो पहले एक सॉलिनॉइड बना लीजिए। ये सॉलिनॉइड बनाते हैं पहले। परफेक्शन के साथ अगर वो नहीं बनेगी तो डेरिवेशन में जो चीज़ें डिस्कशन में आएंगी वो आपको परेशान करेंगी। पहले एफर्ट्स में हम कामयाब नहीं हुए, अब हम दूसरा एफर्ट्स करते हैं। कुछ सपोर्टिंग में, रेफरेंस में डॉटेड लाइंस बना ले रहे हैं। ये डॉटेड लाइंस बना ली मैंने। अब कोशिश करते हैं टर्न सॉलिनॉइड का। ये लीजिए, ये सॉलिनॉइड कंप्लीट हुई। इसकी जो एक्सेस है वो हाईलाइट की जाए। तो सॉलिनॉइड की ये एक्सेस हो गई। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एक्सेस पर। एक्सेस पर एक ये पॉइंट है यहां पर, और यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। करंट फ्लो कर रही है आई। चलिए ध्यान देना, ये आई आया, यहां पर आई ऐसे और यहां पर आई ऐसे। इधर एरो बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। बगल में जो डायग्राम बनेगा उस पर और थोड़ा फोकस करिए। बगल में जो डायग्राम हम बनाने वाले हैं वो भी सॉलिनॉइड ही है, बट वो जैसी दिखनी चाहिए वैसी नहीं दिखेगी। देखिए, ये डॉटेड लाइन मैंने रेफरेंस के लिए बनाई थी ताकि टर्न की जो लेंथ है वो एक ही जैसी रहे। तो ये रेफरेंस लाइन मैंने बनाई और ये रेफरेंस लाइन कॉपी कर ली, और ये एक्सेस है सॉलिनॉइड की। ये यहां पर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। करंट का साइकिल देखिएगा और फिर उसके बाद जो फीलिंग है वो वहां पे डिस्कस की जाएगी। ये टर्न आया, यहां करंट, और ये ऐसे बाहर आया। तो देखो, अगर हम यहां पर देखें तो करंट जो है यहां से, अगर हम फ्रंट से देखें बोर्ड पर, तो करंट यहां अंदर जा रही है ना, बोलो, और घूम करके इधर से क्या आ रही है, बाहर आ रही है, और फिर यहां से क्या हो रही है, अंदर जा रही है, और फिर घूम करके क्या हो रही है, बाहर आ रही है। तो यानी इस रेफरेंस लाइन के पास, इस वाली रेफरेंस लाइन के पास हमने बहुत सारे क्रॉस बना दिए। ये सारे के सारे केवल ये फील करने के लिए हैं कि इस रेफरेंस लाइन पे अगर आप सामने से देखते हो, इस रेफरेंस लाइन में अगर आप सामने से देखते हो तो सारे के सारे टर्न्स पे जो करंट है वो आपको अंदर जाती हुई दिखेंगी, और जबकि इस रेफरेंस लाइन पे जो करंट्स हैं वो कैसी होंगी, बाहर आती हुई दिखेंगी। तो ये बाहर के लिए डॉट लगा दिया। अगर मैं बगल में आई फॉर करंट ना लिखूं तो लोग हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड समझ बैठें, तो मैंने इन क्रॉस के साथ में आई लिख दिया और इन डॉट के साथ में भी आई लिख दिया। तो ये भी सॉलिनॉइड की ही पिक्चर है, बट ये सिंबल में है कि व्हाट हैपन व्हेन यू हैव ए सॉलिनॉइड इन योर नोटबुक एंड द फ्लो ऑफ करंट टेक प्लेस, देन यू हैव ए सिचुएशन की एट द लास्ट रेफरेंस लाइन and the above reference line, one reference line show the current outward and other show the current inward। दिखाई दे रहा है? ये वो टारगेट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, P है उसका नाम। तो वो कहते हैं कि एम्पीरियन लूप को तो इस जगह से जाना ही पड़ेगा, एम्पीरियन लूप के तो बिना काम चलेगा नहीं। तो अब की बार जो एम्पीरियन लूप चुना गया वो
रेक्टेंगुलर या स्क्वायर आप जो चाहें वो समझ लें। तो ये हमने एम्पीरियन लूप सेलेक्ट कर लिया है भाई, ये हमने एम्पीरियन लूप सेलेक्ट कर लिया। इस एम्पीरियन लूप का नाम डाल दिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ये वो जगह है जहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी। तो मामला कर्व वायर का है, तो करंट के साथ फिंगर्स को मोड़िए तो थंब कैसा जाएगा, अलोंग द एक्सिस। ये देखिए फिर से करंट के साथ मोड़िए इस फिंगर को, थंब कैसा जाएगा, अलोंग द एक्सिस। तो यानी ये भी कंफर्म हो रहा है कि P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सिस होगी, लाइक दिस। ये लीजिए, अब इस B को बनाने वाले कौन होंगे, इस B को बनाने वाले कौन होंगे, सॉलिनॉइड में जितने भी टर्न प्रेजेंट हैं। भाई सॉलिनॉइड का एक टर्न अपने आप में लूप है ना, और बगल में दूसरा टर्न है, तीसरा टर्न है। तो इस वाले लूप में आई करंट है, वो वहां फील्ड दे रहा होगा, दूसरे वाले लूप में आई करंट है, वो वहां फील्ड दे रहा होगा। जैसे जैसे लूप टू लूप आप पास जाते जाओगे तो P की डिस्टेंस क्या हो रही होगी, कम। तो लेकिन हर टर्न उस जगह पर P पॉइंट पर क्या दे रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां P पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू ऑल टर्न्स है, यानी टोटल है, ठीक है। अब ये जो एम्पीरियन लूप बनाया गया है ABCD, उसको ध्यान दो। लगा दिया मैंने एम्पियर का सर्किटल लॉ। उन्होंने कहा था कि B.dl, ये कहा था लाइन इंटीग्रल। तो ये जो लाइन इंटीग्रल है वो कहां लिया जाता है, लूप पर। चलो देखते हैं भाई, B.dl इज इक्वल टू, तो पहले तो हम चले जा रहे हैं लूप के AB हिस्से में, AB हिस्से में B.dl करना चाहते हैं। भाई पूरा लूप कवर करना है ना, यहां पे लूप क्या है, 4 पार्ट्स में है। तो अगर हमें पूरा लूप चाहिए तो A से B जाएं, B से C जाएं, C से D जाएं और D से A आए। या ऐसा कर लें, क्लॉक में चलना है तो क्लॉक में चल लो, एंटी क्लॉक जाना है तो एंटी क्लॉक चलो, जैसा मानो। हम क्या डिसाइड कर चुके हैं, क्लॉक, या जैसा भी एंटी क्लॉक कर लें। एंटी क्लॉक करेंगे तो जब हम लोग एंटी क्लॉक में चलेंगे तो A से D आएगा, तो एंगल क्या बन जाएगा, 0। और क्लॉक में 180 बनेगा तो भी वो कैंसिल हो जाता है। चलिए मैं एंटी क्लॉक ही क्लॉक कर लेता हूं। तो मैं लूप पर जा रहा था, तो मेरा ये अब मोशन जो है ये A से D, एंटी क्लॉक, तो B से A आया मैं। ये देखिए ऐसे मूव कर रहा हूं। इस एरो को देख करके कहीं गलती ना कर बैठो तो मूवमेंट लिख देता हूं। लूप में आप ऐसे ही चक्कर लगा रहे हो यार। तो आप चले, लूप का हिस्सा था B से A, तो B से A हिस्से में B.dl निकाला जाए जरा, प्लस A से D में B.dl निकाला जाए, और प्लस पूरे लूप का, भाई ये क्या लिखा है, पूरे लूप का B.dl, तो पूरे लूप का B.dl मैं लिख रहा हूं यहां पर। और फिर A से D के बाद D से C B.dl, B.dl हो गया D से C, और प्लस B.dl किसका, C से B। ये देखिए अब ये वाला जो B.dl है ये वो 0 होगा, क्योंकि B.dl को ओपन करोगे तो थीटा 90 आएगा। चलो चेक करते हैं। जो dl वाला वेक्टर है, dl वाला वेक्टर B से A होगा, तो dl वाला वेक्टर B से A होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो 90 बनेगा। तो इसको जब ओपन करोगे B.dl तो आएगा मॉड ऑफ B मॉड ऑफ dl cos 90, खत्म हो जाएगा। और जो ये वाला है आपका CD वाला, कहीं है CD वाला, ये भी देखो 0 होगा, क्योंकि थीटा इसका भी क्या होगा, 90 होगा। और जो ये वाला है CB वाला B.dl, ये 0 होगा, क्योंकि B वहां पर 0 है। भाई जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कहां है, एक्सिस पर है।
और जब तुम जाओगे सी से बी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लेनी पड़ेगी ना, बोलो यार। जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो ये जो पॉइंट है जो जहां पर हमारी फिंगर है वो तो सॉलिनॉइड से बाहर है और बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं है। जब इसको ओपन करोगे मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी एल कॉस थीटा तो वहां पे बी क्या हो जाएगा, 0, तो खत्म हो जाएगा। तो ये देखो निकल के आएगा, यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई टोटल, और यहां रह गया केवल कौन, ए से डी वाला रह गया मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ डी एल और आगे कॉस 0। यहां पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, आगे मूव करें, ठीक है। और आगे चलते हैं। ये जो हम लोगों ने ए से डी जो लिया है इसकी अपनी कुछ लेंथ होगी, चलो मान लेते हैं इसकी लेंथ है स्मॉल एल। ए से डी वाली लेंथ अभी स्मॉल एल ले ली है, तो ये आ गया म्यू नॉट आई टोटल इज इक्वल टू ए से डी इंटीग्रेशन है ए डी बी डी एल कॉस 0 1 हो गया। एक बार फिर से बी को इंटीग्रेशन से बाहर करने की परमिशन है, पोजीशन हमारी फिक्स है, तो ये म्यू नॉट आई टोटल और ये बी बाहर आ गया, ये डी एल। अब देखिए फीलिंग यहां पर यही होगी, ए डी, ए से डी में डी एल का मतलब पूरी लेंथ, तो ए से डी में डी एल का मतलब पूरी लेंथ कितनी है, स्मॉल एल, तो यहां पे स्मॉल एल आ गया। म्यू नॉट आई टोटल और ये हो गया बी स्मॉल एल। अब आई टोटल इज ए थ्रेडिंग करेंट्स, तो देखो स्मॉल एल लेंथ है भाई, ये कौन सी करंट है, थ्रेडिंग, ये भी कौन सी है, थ्रेडिंग, ये भी कौन सी है, थ्रेडिंग, ऑल द करंट्स आर थ्रेडिंग। ये थ्रेडिंग नहीं है, तो ये कितने लोग हैं, ये एल लेंथ के टोटल जो है टर्न्स हैं, नहीं यहां पे आपको 5 दिख रहे हैं, जनरल वे में सोचो ये कितने होंगे, स्मॉल एन होता है टर्न पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल एन होता है यहां पर, स्मॉल एन का नाम था टर्न पर यूनिट लेंथ, तो यहां पर ये एल लेंथ है, तो ये टर्न कितनी लेंथ पर है, एल लेंथ पर है, तो टोटल टर्न जरा निकाले जाएं, टोटल टर्न्स इन लेंथ एल, एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे, एन एल, और एक टर्न में कितनी करंट है, आई, तो इतने में कितनी होगी, एन एल आई, तो टोटल करंट थ्रेडिंग वाली आई टोटल एंड दैट विल बी एन एल आई, डन, बोलो भाई पक्का ये। तो यहां पर आई टोटल की जगह पर आपने लिखा म्यू नॉट एन एल आई इज इक्वल टू बी एल, एल से एल फिर से कैंसिल हो गया, तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू आ गई, एक्सिस पर निकाली है, कितनी आई है, म्यू नॉट एन आई, जहां पे स्मॉल वाले एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब अगर फिर यहां पर आपको पंगा लेना है कि नहीं हम तो जो सजेस्ट एम्पीरियन लूप किया गया है, आपने कहा हम तो वैसा एम्पीरियन लूप नहीं लेंगे, तो जैसे तुमने टेढ़ा मेढ़ा एम्पीरियन लूप लिया तो पहले तो उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, आखिरी में जा करके वो नहीं बता पाओगे। अभी देखिएगा ना, अगर हमने एम्पीरियल लूप ये दिया तो कन्फर्म है कि ना ये और बी आपस में कितना 90। अगर आपने अजीब सा ले लिया होता है एम्पीरियल लूप तो जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल है उनके बीच का एंगल क्या है, वहां फंस जाओगे। तो एम्पीरियल लूप सेलेक्ट ऐसे करना चाहिए जिसके बारे में आप कैलकुलेटिव वे में सब कुछ बता सको कि डीएल और बी के बीच थीटा कितना है, आपके लिए लेंथ कितनी है, नोट करिए आप। अगर आपसे भी डायग्राम नहीं सही बने तो रेफरेंस लाइन ले लेना। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए ये, और उसके बगल में भी सॉलिनॉइड का ही डायग्राम है ये, इंक्लूडिंग द एम्पीरियन लूप। फिर लिखने का काम यहां से स्टार्ट हुआ है भाई,
ये स्टार्ट होकर के फिर यहाँ पर आना है, बीच में ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो साइड में लिख देना। फाइनल रिजल्ट ये आया। तो अब आप जब एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको वो पॉइंट्स जो दिए गए थे 6 कि कोई आपको स्पेशल इनविटेशन नहीं मिलता, आपका अपना कॉमन सेंस ही कहेगा कि जिस जगह पर हमको फील्ड चाहिए एम्पीरियल लूप को, तो उस जगह से जाना ही पड़ेगा। और फिर प्रैक्टिस जो है वो हमें बताती है कि कहाँ पर कैसा एम्पीरियल लूप बनाया जाए। सीधा सा खेल है कि एम्पीरियल लूप आप बनाओगे, आप अपनी मर्जी से बनाओगे। तो अगर हम उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछें कि बताओ उसकी लेंथ क्या है, डीएल और बी के बीच में एंगल क्या है, तो ये सब भी बता सको। तो एम्पीरियल लूप ऐसे बनाई जाती है जिसमें आप इन सब के आंसर दे सकें। फाइनली सॉलिनॉइड के केस की एम्पीरियल लूप 4 साइडेड ज्योमेट्री थी, मे बी स्क्वायर कह लो या मे बी रेक्टेंगल, जबकि स्ट्रेट वायर के केस में वो एक सर्कुलर ज्योमेट्री थी। तो कैपिटल बी निकालते हैं ड्यू टू टोराइड ज्योमेट्री। कैपिटल बी ड्यू टू टोराइड। सॉलिनॉइड को ही आप अगर कन्वर्ट कर दो रिंग शेप में तो टोराइड बन जाता है। अब इसको भी बनाना एक चैलेंज होगा। तो इसको बनाने के लिए रेफरेंस लाइन ली जानी चाहिए, क्योंकि टोराइड की ज्योमेट्री ठीक नहीं बनेगी तो फिर डिस्कशन टिपिकल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक मैंने सर्कल बना लिया है डॉटेड में, और ये सॉलिनॉइड को ही हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया इसी में। ऐसी सॉलिनॉइड जिसके दोनों टर्मिनल्स आपस में ज्वाइन हो जाएं। अब यहाँ पे करंट जब फ्लो करोगे तो किसी ना किसी सोर्स से तो कनेक्ट करोगे ही करोगे। ये टोराइड ज्योमेट्री आ गई। अब देखिए ये बना तो ऐसा है, लेकिन बगल में इसकी वो वाली ज्योमेट्री बनाते हैं जो कि थोड़ा सा सिंपल लगेगी हमको। पहले तो ये वाला सर्कल बना लिया डॉटेड वाला, फिर एक सर्कल इससे ये जो बाहर वाली जो टर्न है ये इसका बनाया, और एक सर्कल ये जो अंदर वाले टर्न हैं उनकी टेंजेंट से बनाया, टेंजेंट वाले कर्व शेप से। तो ये 3 तरीके के वहाँ पर जो है सर्कल बने हैं। देखते हैं सिचुएशन में कैसे क्या करना है। पहला तो ये बाहर वाला है, और फिर ये एक अंदर है। ये अब अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और फिर ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, और एक बार ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। अगर इसी चीज़ को हम यहाँ दिखाएं तो इस पॉइंट का नाम रख देते हैं P। तो P देखिए यहाँ पर है, P यहाँ पर है। इसका नाम रख देते हैं M। तो M जो है वो यहाँ पर है, और इसका नाम रख देते हैं N। तो N आपका यहाँ पर है। अब अगर करंट को फ्लो करें आप, ये मैंने करंट फ्लो की, तो अब देख जिस तरीके से करंट फ्लो हो रही है ये देखिएगा,
ऐसे। एक्शन जरा देखिएगा फिंगर्स का, और उसके अकॉर्डिंग करंट का फ्लो समझिए। ये करंट आई, यहाँ पर ये ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। तो अब अगर हम इस अंदर वाली जो डॉटेड लाइन है वहाँ पर खड़े हो जाएं, ये यहाँ पर, तो हम ये करंट अंदर जाती हुई देख रहे हैं ना, तो ये करंट, या चलो इधर खड़े हो जाए तो ये आपके लिए बाहर आ रही है और ये क्या हो रही है, अंदर जा रही है। फिर ये पूरा चक्कर लगेगा, फिर से इधर से क्या हो रही है, बाहर आ रही है, उधर से क्या हो रही है, अंदर जा रही है। ऐसी तो फीलिंग आ रही है ना। तो यानी कि यहाँ पर हम थे और यहाँ से बाहर आ रही है करंट, और इधर क्या हो रही है, अंदर जा रही है। ठीक है ये बात। बहुत सारे ये डॉट्स बना दिए जाए। केवल डायग्राम में यहाँ थोड़ा सा अटेंशन देना है। आप देखोगे कि जब डेरिवेशन स्टार्ट होगा तो आपको लगेगा कि डेरिवेशन आसान था एज कंपेयर टू डायग्राम फॉर्मेशन। ये क्रॉस वाली और डॉट वाली बात हर किसी को समझनी पड़ेगी। यहाँ पर हम हैं, देखो ये करंट आई और ये गई, फिर इधर से ये आई और ये गई। तो जो अंदर वाली डॉटेड लाइन है वहाँ पर हम बना रहे हैं डॉट्स, जो बाहर वाली है वहाँ पे क्या बना रहे हैं, क्रॉस। सिमिलरली अंदर वाली लाइन पे डॉट बना रहे हैं। ठीक, अब बहुत अलर्ट होकर के चीजों को देखिएगा। पहले हम m पर फील्ड निकालते हैं। हम m की जगह पे बाहर भी जा सकते थे, ऐसा नहीं कि m ही पॉइंट है। देखो m एक तरीके से जो है आउटर ही तो हुआ, टोराइड का क्या, ये आउटर ही तो है। चलिए अच्छा, हम m को समझ लेंगे। हम एक पॉइंट और बाहर लेते हैं, यहां ले लेते हैं m को। यहां पर हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। टोराइड का सेंटर ये है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो एक्सपर्ट्स ने इतना एनालिसिस किया हुआ है कि एक्सपर्ट्स ने कहा कि भैया जहाँ तुमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ से एम्पीरियन लूप जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि टोराइड के केस में आप एम्पीरियन लूप कैसा बनाओ, सर्कुलर। तो सर्कुलर एम्पीरियन लूप बनाते हैं। डिस्टेंस वही जो आपने ले रखी है। अगर हम सेंटर को O लिखें तो लीजिए ये एम्पीरियन लूप बन रही है, ये एम्पीरियन लूप तैयार हो गई। और हमने कहा कि भाई m के लिए, ध्यान देना, m के लिए फॉर m इंटीग्रेशन b.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I टोटल। तो हमने कहा कि भाई इंटीग्रेशन मॉड ऑफ b मॉड ऑफ dl, आगे कॉस थीटा देखा जाएगा अभी थीटा क्या है, जरूरत पड़ी तो उसको निकालेंगे, और म्यू नॉट I टोटल 0। सही है, बिल्कुल सही है। देखो यार, जो एम्पीरियन लूप तैयार हुई हमारी, उसमें ये वाली करंट थ्रेडिंग है, अंदर जा रही है, और ये वाली थ्रेडिंग है, बाहर आ रही है, और ये सब बराबर होंगे, या नंबर ऑफ टर्न्स बराबर होंगे। जितनी टोटल अंदर जाने वाली होगी उतनी टोटल बाहर आने वाली होगी। और ये भी पक्का है कि एक पे प्लस लगेगा, दूसरे पर I टोटल क्या हो जाएगा, 0। तो राइट हैंड साइड जो है वो 0 हो जा रही है, इसलिए B की वैल्यू क्या आने वाली है, 0। हाँ ना बोलो भाई, ये 0 तो B निकल के क्या आएगा, 0। आउटसाइड पर भी 0 आया। अब जरा सोचो कि अगर हम इस M को यहां ले जाते तो ये एम्पीरियन लूप भी अपना कंप्रेस होकर के सेट हो जाती। अभी भी तो वही सिचुएशन रहती, अभी भी तो I टोटल 0 रहता। तो कुल मिलाकर के इस टोराइड के अगर हम बाउंड्री पर हैं या बाउंड्री से अवे हैं तो हमें वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, 0। तो और कंपास रख के देख लो, कंपास में कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कंपास का रिस्पॉन्स ना करना मतलब फील्ड कितनी है, 0। अब चलते हैं N पर।
सिमिलरली एन पर बात करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिमिलरली एन पर, फॉर एन, सिमिलरली फॉर एन, एन के लिए जाएंगे तो बी इन 0 होगा, क्यों? थ्रेडिंग करेंट्स ही नहीं होगी। चलिए देखते हैं, ये एन पर आ गए, एन पर आ गए, ये एम्पीरियन लूप है, ये फिंगर मेरी एम्पीरियन लूप के साथ है, तो इसमें क्या कोई थ्रेडिंग करेंट्स है? नहीं है। बोलो भाई, नहीं है थ्रेडिंग करेंट्स, एंड दैट इज वाई इन पर भी फील्ड क्या हो गई? 0। अब चलते हैं उस वहां पर जहां पर ये P है। P कहां पर? टोराइड की जो एक्सिस थी, जिस रेडियस को हमने क्या बोला था? मीन रेडियस। जब हमने फर्स्ट टाइम आपके लिए टोराइड इंट्रोड्यूस किया था तो कहा था कि टोराइड की अंदर वाली रेडियस होती है A, बाहर वाली रेडियस होती है B, और एक होती है यहां से इस एक्सिस तक की रेडियस होती है R। तो R का नाम क्या है? मीन रेडियस। अब हम P पर, मुझे P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, P जो है एक्चुअली सॉलिनॉइड की जो एक्सिस हुआ करती थी टोराइड की, ये P उसी लाइन पर आ गया है। तो देखो एम्पीरियन लूप ये ऑलरेडी बना हुआ है। एक्सपर्ट्स ने कहा कि टोराइड के केस में आपका एम्पीरियन लूप कैसा हो? सर्कुलर हो। तो हमने जो है OP रेडियस का एम्पीरियन लूप तैयार कर लिया। अब आप देखें, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं पहले। तो ये देखिए इधर से, all the fingers of right hand should be curled along the turns, along the current, sorry। तो मेरा अंगूठा इधर गया, फिर यहां पर आएंगे तो इधर जाएगा, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस R रेडियस वाले के लिए कैसी होगी? टेंजेंट। कैसी होगी? फिर से आप देखो, ये करंट आ रही है और फिर ऐसे जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये, तो अंगूठा हमारा क्या बनेगा? टेंजेंट। हर जगह टेंजेंट। बोलो भाई, तो यानी कि P वाले पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये है, ऐसे आ रही थी भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही थी। तो हम P पर पहुंचे तो P पर अपना जो है दिखा दिया। अब P के लिए चलते हैं और बात करते हैं फॉर P। फॉर P B डॉट DL इज इक्वल टू है म्यू नॉट I टोटल। अब मॉड ऑफ B मॉड ऑफ DL कॉस थीटा और म्यू नॉट I टोटल। अब ये आ गया B DL। अब थीटा के बारे में क्या ख्याल है? या तो 180 या फिर 0, हाँ ना बोलो भाई। मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट के अलोंग है, तो अगर हम अपना मूवमेंट ऐसे ही सेट कर लें, सब चीज़ें नहीं बना पाएंगे, नहीं दिखा पाएंगे, इतने सारे एरो पहले से लगे हुए हैं। तो ध्यान दें, अगर हम लूप में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं तो हमारा मूवमेंट ये हो जाएगा, तो DL वेक्टर भी उसी तरफ हो जाएगा जिस तरफ B है। ये DL वेक्टर हो गया भाई, ये DL वेक्टर हो गया। तो यहां पर थीटा 0 आ गया। दो ही बातें पॉसिबल हैं, या तो 0 या 180 और म्यू नॉट I टोटल। अब देखिए, जो एम्पीरियन लूप P से जा रही है, जो एम्पीरियन लूप P से जा रही है, उसके अंदर केवल यही लोग तो हैं, बोलो। और हमारे एम्पीरियन लूप की रेडियस कितनी है? स्मॉल r। तो एम्पीरियन लूप की रेडियस है स्मॉल r। तो अब हमने कहा कि भाई ऐसा है, कितने टोटल जो है यहाँ पे टर्न्स होंगे, कितने टोटल टर्न्स होंगे ये हमें चाहिए। समझ पा रहे हैं ना, कितने टोटल टर्न्स होंगे? तो हमने कहा देखो, छोटा n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो I टोटल हो जाएगा कितना? n इंटू 2 पाई r। हमारे एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी होगी? 2 पाई r। तो ये कितने आ गए? ये टोटल टर्न आ गए। वन लेंथ में टर्न n है तो 2 पाई r में इतने, और एक टर्न में कितनी करंट है? I। तो यहां पर ये आ गया I। ठीक है, क्लियर? तो अब और आगे गए, B बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ DL। इधर आया
म्यू नॉट एन आई साथ में 2 पाई आर। इस वाले डीएल का मतलब क्या है, एम्पीरियन लूप की लेंथ कितनी है, 2 पाई आर। इस मेन डायग्राम का रोल बढ़ जाएगा, ये पी हाईलाइटेड है क्योंकि एम पे तो 0 मिला है, एन पे 0 मिला है, रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, पी पर, तो पी के लिए हाईलाइट रखना अपने आप को। तो एम्पीरियन लूप जो पी से होकर के जा रहा है उसका रेडियस आर है एंड दैट इज वाई उसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई आर। और ये म्यू नॉट एन आई साथ में 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई आर से खत्म हो गया, बी बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट एन आई। ठीक, और आगे देखो, म्यू नॉट एन का नाम क्या है, टर्न पर यूनिट लेंथ। तो अगर टोटल टर्न कैपिटल एन है तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर साथ में आई। ठीक है, सबसे पहले आप जो है डायग्राम बनाने वाला काम करें हेडिंग डालने के बाद। पहले डायग्राम में अपने आप को जो है इंट्रोड्यूस करिए, डायग्राम अच्छे से अच्छा बने। पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एम्पीरियन लूप की टेंजेंट होगी। ये मेन डायग्राम हटा दिया, एम पर वैल्यू 0 आ रही है, बाहर में 0 मिली, आउटसाइड में, इनसाइड भी 0 मिल रही है। क्यों 0 मिल रही है, क्योंकि आई टोटल 0 है, केवल पी के लिए काम करना था। जब ये रिजल्ट आ जाए, फाइनल का रिजल्ट ये रहा, इस रिजल्ट में स्मॉल वाला एन नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन क्या है भाई, कैपिटल एन टोटल टर्न है, स्मॉल ए क्या है, आउटर रेडियस टोराइड की, स्मॉल बी क्या है, इनर रेडियस टोराइड की। मेन डायग्राम जो भी मैंने रफ किया है वो वहां पे था, इनर की रेडियस बी थी, आउटर की ए थी। स्मॉल आर को बोलते हैं मीन रेडियस। नथिंग से स्पेशल क्वेश्चन में कहा जाए कि टोराइड की रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो मीन रेडियस है, और अगर आउटर और इनर दिया जाए तो मीन निकाल लेना भाई। कैसे निकलेगा मीन, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। अर्थमेटिक मीन से भी निकाल सकते हो और ज्योमेट्रिकल मीन से भी निकाल सकते हो। जब ए और बी में डिफरेंस बहुत कम हो तो ज्योमेट्रिकल मीन, और ज़्यादा हो तो अर्थमेटिक मीन। जब दो लोगों के बीच में डिफरेंस बहुत कम होता है तो मीन हमेशा ज्योमेट्रिकल लिया जाता है, और डिफरेंस अगर ज़्यादा होता है तो मीन अर्थमेटिक लिया जाता है। अर्थमेटिक मीन दोनों को प्लस करो, डिवाइड बाई 2। जैसे किसी बच्चे के नंबर आए 20 और किसी बच्चे के नंबर आए 80, यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो मीन कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन 80 प्लस 20 बाई 2। दूसरा एग्जाम्पल, किसी बच्चे के नंबर आए 20 और किसी के आए 22.5, यहाँ डिफरेंस बहुत कम है तो मीन कैसा निकालेंगे, ज्योमेट्रिकल वाला। ज्योमेट्रिकल वाला मीन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट ले लो। तो अभी कुछ एप्लीकेशन और है वो भी करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, फिर ये खत्म हो जाएगा।